Good morning. Today is 10th of October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. हमारा जो पहला आर्टिकल है वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की विजिट पर आए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी और ज्यादा ओपन करनी चाहिए। यानी जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो अंबानी और अदानी टाइप लोग, ये बाहर जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम हमें भी अपनी इकोनॉमी दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट तो थोड़ा उनकी उल्टी हो गई? हम तो ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहे हैं। एफडीआई देखिए, हम हर सेक्टर में अब हाल फिलहाल में एफडीआई ओपन कर रहे हैं। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, इवन इंश्योरेंस में भी हमने अभी 26% से 49% की ओर गए हम, और डिफेंस में भी हम पहले 26 में गए, फिर 49 में गए, अब 75% 74% एफडीआई अभी ओपन है। अब देखिए, न्यूज प्रिंट में अब 100% कर लिया, यानी हर एक सेक्टर में हम चाहते हैं कि कम बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। तो वो ऐसा क्यों कह रहे थे? प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम दो चीजों में है। प्रॉब्लम है एक तो देखिए लैंड एक्विजिशन में, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। एक लैंड एक्विजिशन में अब हमारे मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि आप आइए और यहां इन्वेस्ट कीजिए, बस लैंड अपने आप को खुद को एक्वायर करना पड़ेगा। भैया यही तो प्रॉब्लम है, लैंड कैसे एक्वायर करें? धरती तो हमारी माँ है। मतलब डेफिनेटली वी हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस दिस, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रंग ये लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस है वो ले जाती है कभी कभी, और पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ के इसमें इंटरफेयर करती हैं। लैंड के साथ स्पेशली हमारा लव है और मेंटेन भी रहना चाहिए, इसी की रक्षा के लिए हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो सका था, और इसमें कुछ ना कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत है। सिंगापुर की एक इंडस्ट्रियल पार्क हमारे देश में स्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके थे। और मोदी सरकार जब चुन के आई थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लैंड ऑर्डिनेंस लाए थे। वो 3 लगातार लैंड ऑर्डिनेंस को लाए, लैंड जो LARR 2013 है, इसको अमेंड करने के लिए। देखिए, मेन दिक्कत इसमें जो है वो कंसेंट क्लास की है। ये देखिए 80% और 75% जो कंसेंट क्लास है वो किसानों का चाहिए, और रूरल और अर्बन दोनों एरिया में रिस्पेक्टिवली 80% और 70%। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 80% कंसेंट क्लास आपको पता है लाना एक आसान काम नहीं है, और इतनी बड़ी सहमति बनना बहुत ही मुश्किल है। तो लैंड एक्वायर हो ही नहीं पाता है, तो प्रोजेक्ट्स आएंगे कैसे? इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कंसर्न है वो भी जेन्युइन कंसर्न है। देखिए, बहुत सारे करप्शन इसमें हुए हैं, इवन हरियाणा में बहुत सारे करप्शन हुए हैं। जो कई पॉलिटिशियंस ने ना एक गलत धारणा स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ना उनके फायदे के लिए लैंड एक्वायर किया, और उस लैंड को यूज नहीं किया, उस लैंड को यूज कर लिया अपने फायदे के लिए। यानी वो जिस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करना चाहते थे वो प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया नहीं, और अपने फायदे के लिए वो लैंड यूज कर लिया। तो एक ना गलत यू कैन से दैट एक बिलीफ सेट हो गया है कि गवर्नमेंट को ना लैंड गलत ढंग से एक्वायर कर रही है, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी। तो अब इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अगर उनकी जो थिंकिंग अच्छी है, थॉट प्रोसेस अच्छे हैं, वो सही में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं पूरे एरिया में, तब भी उनको लैंड नहीं मिल पाता। तो एक हमारे देश की इकोनॉमी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मोदी का जो लैंड ऑर्डिनेंस का बिल आया था उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो उसमें फिर क्या हुआ कि नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने स्टेट्स को बोला कि आप अपने मॉडल लॉ बनाइए, यानी हम आपको मॉडल लॉ बना देते हैं, उसके हिसाब से ही आप लैंड एक्वायर कीजिए। देखिए, जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं वो लाखों करोड़ों के हैं, वो एक लीज यानी किराए के प्लॉट पे तो वो स्टैब्लिश होंगे नहीं, और उनके लिए तो खुद का लैंड ही चाहिए। इसी कारण से गुजरात में एक न्यूक्लियर प्लांट जो स्टैब्लिश होने वाला था वो भी गुजरात से बाहर चला गया। साउथ कोरिया का पोस्को प्लांट स्टैब्लिश होने वाला था शायद उड़ीसा में, वो भी चला गया। तो ये सब जरूरी है। अब दूसरा इशू है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? एक रैंकिंग होती है कंट्रीज की, जिसमें उस रैंकिंग ये डिसाइड करती है कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है। तो इस रैंकिंग में भी हम पिछले साल 12 स्थान ऊपर चले गए थे, यानी पहले 140 से ऊपर हमारी रैंक थी, आजकल शायद 130 के आसपास है। ये देखिए 130 के आसपास हमारी रैंक है इसमें। पहले हम 134 पाए, अब 130 पर आ गए हैं। तो डेफिनेटली जो 12 स्थान हम इसमें ऊपर आए हैं। लेकिन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है। छोटे शहरों का कहा, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मुंबई और यहाँ तो ये तो 2 सिटीज तो एकोमोडेट कर नहीं सकते। अगर देश की डेवलपमेंट करनी है तो छोटी सिटीज में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना पड़ेगा। और मोदी जी का टारगेट ये है कि
इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 50 में लाना है। टॉप 50 में आएगा तभी तो आएगी हमारे देश की डेवलपमेंट। तो फायदा इस चीज क्या, देखिए अगर आप किसी कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए ऑनलाइन परमिट दे रहे हो तो उस चीज का फायदा क्या, जब उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए लैंड ही आपके पास नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करोगे क्या, हवा में कंस्ट्रक्शन तो होगी नहीं। तो डेफिनेटली सर्टेनली इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। पेपर 3 के लिए इस क्वेश्चन इस पूरे के पूरे टॉपिक की रेलेवेंस है। द क्वेश्चन कैन बी कम लाइक दिस, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इवन आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट आर द बोटलनेक्स स्टिल परसिस्टेंट, कौन सी ऐसी दिखते हैं वो अभी भी हैं जो हमारे देश की ग्रोथ के लिए बाधक हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, एक इसमें आया नहीं, पिक्चर नहीं आई आर्टिकल की, दूसरा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो है टॉपिक वो है कंटेक्स्ट है इसका, यूएन सिक्योरिटी जनरल जो है बान की मून। बान की मून रिटायर हो रहे हैं यूएन सिक्योरिटी जनरल के सेक्रेटरी पद से। तो अब क्या है, अब जो पोर्टुगल के एंटिनो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं एंटिनियो गुटेरेस, इनकी अपॉइंटमेंट अभी हुई है और इनमें इनके इलेक्शन में काफी कंसेंसस देखने को मिली। यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स में से 5 हमारे परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। परमानेंट तो आपको पता ही होगा, ये है फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, रशिया, चाइना, ये सब 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। ये 2-2 साल के अंतराल के बाद सिलेक्ट होते हैं नॉन परमानेंट बेसिस पे। इनमें से 15 मेंबर्स में से 13 में एक कंसेंसस देखने को मिली कि इनको एंटिनियो गुटेरेस को चुना जाए। तो एक अच्छा संकेत है। आज वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि रिफ्यूजीज क्राइसिस। रिफ्यूजी क्राइसिस है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा यूरोप में सीरिया से जो लोग माइग्रेंट्स हैं वो यूरोप में जाते हैं और वो आने नहीं देते, तो एक क्राइसिस वहां पे डेवलप हो गया है। इवन मेडिटेरियन सी में काफी ज्यादा डेथ्स हुई थी वहां पे, क्योंकि वो समुद्र में फंस जाते हैं, यूरोप में उनको एंट्री से रोका जाता है। और टेररिज्म, ये दोनों जो इश्यूज हैं वो रिलेटेड हैं, जो है टेररिज्म और रिफ्यूजीज। और ये सब दोनों के दोनों इशू आ कहां से रहे हैं, दोनों इशू मेनली तो देखिए सीरिया से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आईएस है वो सीरिया में ही है बहुत ज्यादा। तो और जो गुटेरेस थे पहले ये यूएन हाई कमिश्नर के पद पर भी काम कर चुके हैं, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और वहां उनका जो एक्सपीरियंस था वो इस प्रॉब्लम, सीरिया की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डेफिनेटली काम आएगा। अभी 4 मिलियन रिफ्यूजीज हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, सीरिया से खासकर उभर कर आ रहे हैं। सीरिया से नहीं है, 4 मिलियन रिफ्यूजीज सीरिया की बात हो रही है, वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा है। और एक तरह से एक मुश्किल काम एक और जो है वो ये है कि अभी फिलहाल रसिया और चाइना एक तरफ और वेस्टर्न कंट्रीज जो कि लेड बाय यूएसए, इन दोनों फ्रंट्स के बीच में खाई उत्पन्न हो गई है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है हर चीज को लेके। इनकी खाई को पाटना ये भी एक नए जो यूएन चीफ है उनका एक काम होगा। और दूसरे देखिए आप यूएन की जो अभी फिलहाल पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उन पर भी आरोप लगता है, जब वो अफ्रीकन कंट्रीज में जाती हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में उन पर आरोप लगे थे, जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उन पर सेक्सुअल एब्यूजमेंट के आरोप लगे थे, तो उन पर भी एक लगाम लगाना जरूरी है। वैसे तो ये खुद से ये एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन इनको भी एक टीम चाहिए एडवाइजर्स की। तो एक और क्वेश्चन जब उठता है, क्या अब ये अपने उस प्रोमिस को पूरा करेंगे? इन्होंने पहले एक प्रोमिस किया था कि जब वो अगर बन जाएंगे चीफ तो एक वो वुमन को 50% वुमेन्स को एम्प्लॉय करेंगे, उनको अपने एडवाइजर्स में शामिल करेंगे। वैसे तो देखिए इनकी जो कैंडिडेसी है, जो ये सिलेक्ट हुए हैं, वही अपने आप में इस इशू को पीछे धकेलता है, क्योंकि इनके अलावा 7 और एक ऐसी वुमन थी जो इस पद के लिए दावेदार थी, लेकिन वो बिल्कुल सिलेक्शन के नजदीक भी नहीं आई। तो आप देख लीजिए कितनी दूर है वुमन का अभी 50%। वैसे इस पे क्वेश्चन भी बनता है, क्या आपको लगता है कि वुमन को 50% कोटा दिया जाना चाहिए, यानी उनको 50% हर चीज में, पॉलिटिकल में और हर चीज में शामिल किया जाना चाहिए? इस टॉपिक की जो रेलेवेंस है, वुमेन से रिलेटेड टॉपिक की रेलेवेंस जो पेपर 1 के लिए है, और आप इसका आंसर दे सकते हैं वेदर वी शुड गिव द वुमन 50% कोटा और नॉट। देखिए मैं अगर इसमें एक दो बात बोलूं तो डेफिनेटली दिया जाना चाहिए। आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो पैट्रियार्की को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। घर में आप देखिए मेल की रिस्पेक्ट होती है, मेल यानी मैन की रिस्पेक्ट इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो पैसा कमाता है। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन क्योंकि पैसा कमाता है इसलिए ज्यादा। अगर वुमेन भी पैसा कमाने लगेंगी तो डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और भी आप देख लीजिए लेबर में इनका पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ये किसी भी पॉपुलेशन का 50% वुमेन होती हैं, तो
हमारे देश की ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, उनको घर में कैद करके लिए रखा जाता है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ना वो हमारे समाज के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है। जितना ज्यादा बाहर निकल के आएंगी तो उतना ज्यादा हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा समाज ग्रो करेगा। पैट्रियार्की देखिए, एक वैसे मुझे एक बात जो लगती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैट्रियार्की की पता क्या है? जो ये शादी है ना, हमारी मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लड़का लड़की शादी करते हैं तो लड़की जाती है मेल के घर रहने, यही सबसे बड़ा इशू है। तो यहीं से सारी दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो लड़का आंखों का तारा, लड़का ध्यान रखेगा माँ बाप का, लड़की पराया धन। क्यों भाई, क्यों पराया धन? तो सॉल्यूशन क्या निकलता है? सॉल्यूशन इस चीज का निकलता है, लड़का लड़की की शादी होगी तो वो लड़की लड़के के घर ना जाके एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहेगी। देखिए, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं जानता हूं, मैं भी जमीन से जुड़ा हूं कि हमारी सभ्यता के खिलाफ है, इंडियन ट्रेडिशनल्स हमारी सभ्यता के खिलाफ में है, लेकिन सॉल्यूशन तो है एक। वेस्टर्न कंट्रीज में इसीलिए उनका कद ज्यादा है लड़कियों का, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं शादी के बाद में। हमारे घर, हमारे सभ्यता में ऐसा होता है कि लड़की लड़के के घर में जाके रहेगी, इसीलिए वो लड़का तो माँ बाप की जो टेक केयर कर सकता है बुढ़ापे में, लेकिन लड़की नहीं कर सकती, इसीलिए। तो ये पैट्रियार्की का सबसे बड़ा रीजन है। आप भी अपनी राय इस पर व्यक्त कीजिए। देखिए, डिस्कस करने को हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझसे पूछते हो मैं मिंट और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल क्यों नहीं डिस्कस करता, क्योंकि टाइमिंग की प्रॉब्लम है। आई एम नॉट, कोई भी सिलेक्टेड की स्टैंप नहीं है मेरे ऊपर। आई एम लाइक यू ओनली। और फिर भी जैसा आपकी ड्रीम है वो भी मेरी ड्रीम वही है। बस 12 दिसंबर के बाद में, यानी 12 दिसंबर के बाद में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। मेंस का सारा सिलेबस शेड्यूल वाइज, प्रीलिम का सिलेबस, मैपिंग, ये वो, मिंट पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से डिस्कस, बिजनेस आर्टिकल्स, ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन 12 तारीख के बाद में। बस आप एक जोश मेंटेन करके रखना। वो कहते हैं ना, वो दरिया नहीं रवानी जिस, भूल गया क्या था, भूल गया। हाँ, दोबारा से बोलता हूँ, वो दरिया नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला तो किस काम की है जवानी। ये वाली याद किया था काफी टाइम पहले। तो सही की बात है यार, 12 दिसंबर के बाद करेंगे। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जिद कर लेते हैं, हम मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, आज ही चाहिए। आपने देखा होगा। बस अब ये जिद हो गई, ये पेपर तो क्लियर करना है। इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन। यस, इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन। खैर छोड़िए, बकवास बहुत हो गई। उसके आर्टिकल पे ध्यान देते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल है। कश्मीर पे ऑलरेडी हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, तो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स निकाल लेते हैं इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट ये है कि कश्मीर में पिछले काफी दिनों से, अभी 100 दिन हो गए हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, और जिसमें से 70 डेज तो कर्फ्यू लगा हुआ है। ये क्यों लगा था कि इसकी जो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट है बुरहान वनी, उनके एनकाउंटर के बाद में लगा था, और 85 लोग अभी तक ऑलमोस्ट इसमें मारे जा चुके हैं और थाउजेंड्स लोग इंजर हुए हैं। वो ये कहना चाहते हैं, देखिए आर्टिकल में ये कहना चाहते हैं एम के नारायणन की जो अभी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी की सिचुएशन है वो पहले से बिल्कुल अलग है। और अभी के प्रोटेस्ट में ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं निकल के आया कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि लश्कर ए तोयबा और जो है हिजबुल मुजाहिदीन, तो देखिए इसमें पार्टिसिपेट है। हिजबुल मुजाहिदीन है जो वो है हमारा कश्मीर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जो लश्कर ए तोयबा है ये पाकिस्तान बेस्ड है। तो इसका थोड़ा बहुत हाथ है, लेकिन जो हमारे जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, इनका कम हाथ है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में। और ये उल्टा है, पहले उल्टा होता था। पहले लश्कर ए तोयबा यानी फॉरेन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी पाकिस्तान ऑपरेटेड है, इनका ज्यादा हाथ होता था। इस बार के प्रोटेस्ट में इनका हाथ कम है। और अभी देखिए ज्यादातर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपने आप से ही निकल कर आ रहे हैं, और उनमें से तो कोई एजुकेटेड एलिट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, इवन 10-12 साल के लड़के निकल कर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये अनअटैच्ड न्यू फेनोमेनन है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं है। 1980 में जो प्रोटेस्ट हुए थे, जब देखिए प्रोटेस्ट हमारे कश्मीर में स्टार्ट हुए थे 1980 में, 1980 में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। और तब क्या हुआ था, देखिए कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। तो उस टाइम पे जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी ना, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान, ये यूएसएसआर सपोर्टेड थी, और यूएसए नहीं चाहता था वो यूएसआर सपोर्टेड गवर्नमेंट रहे अफगानिस्तान में। तो यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान के थ्रू, यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान के थ्रू मिलकर वहां यूएसएसआर के जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ में मिलिटेंट्स को भेजना स्टार्ट कर दिया, आतंकवादियों को भेजना स्टार्ट कर दिया, ताकि अफगानिस्तान में यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जाए इसके।
और वो 1988 में ऑलमोस्ट वो गवर्नमेंट वहां से चली गई, यूएसआर सपोर्टेड था। तो अब वो मिलिटेंट्स जो भेजे थे पाकिस्तान प्लस में यूएसए ने मिलकर, तो अब तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनकी जॉब चली गई। तो पाकिस्तान में आपको बताइए, पाकिस्तान तो जॉब्स देता है टेररिस्ट को, तो उन्होंने कहा भैया ठीक है हम आपको जॉब दिलवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टेररिस्ट को, पाकिस्तान में देखिए हमेशा से टेररिस्ट की अच्छी प्लेसमेंट रहती है, जॉब पैकेज अच्छा मिलता है उनको। तो पाकिस्तान ने उन अनएम्प्लॉयड टेररिस्ट को कश्मीर में भेजना स्टार्ट कर दिया, अफगानिस्तान से निकाल के अब आप कश्मीर में जाइए और अपराइजिंग फैलाइए। इवन कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनको अफगानिस्तान के रेवोल्यूशन से भी इंस्पिरेशन मिली कि अगर अफगानिस्तान में अगर सत्ता उखड़ सकती है तो कश्मीर में भी उखड़ सकती है। तो वो जो 1980s 90s के जो प्रोटेस्ट थे वो वहां से इंस्पायरित थे, वहां से उनको मोटिवेशन मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब तो उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने इन मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ में एक्शन लिया और इवन यूथ की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए उन्होंने। इवन एबी वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह ने भी पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते खोले ताकि कश्मीर के इशू को ठंडा रखा जा सके। लेकिन क्या रिजल्ट निकले वो अपने आप में एक अलग इश्यूज हैं। लेकिन तब की प्रॉब्लम डिफरेंट थी। अभी जो है 2013 के बाद में, 2013 के लास्ट के बाद में प्रॉब्लम ने डिफरेंट रूप धारण कर लिया है। और सेंटर और स्टेट जो है, दोनों की दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो जमीन रियलिटी से बिल्कुल अलग सोच रहे हैं और उनको पता ही नहीं है सरफेस पर चल क्या रहा है। और इस पूरे के पूरे जो मूवमेंट है उसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है। अभी के प्रोटेस्ट जो है अपने आप से निकल कर आ रहे हैं, बिना लीडर के निकल कर आ रहे हैं, बिना किसी लीडर के वो अपने आप के निकल कर आ रहे हैं। और ये सब बेकार के आर्ग्यूमेंट्स है। देखिए अगर आप ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे है, ओस्पा वहां पे है, 370 वहां पर है, और एजुकेशनल एलिट्स जो है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रीडम का नाम फैलाने के लिए, तो ये सब देखिए बेकार के आर्ग्यूमेंट्स हैं। और अभी जो बुरहान वानी की डेथ हुई थी, जो इस मिलिटेंट की डेथ हुई थी, 2 लाख लोग वहां पर निकल कर आए। ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, ये होम ग्रोन प्रोटेस्ट है, स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है। तो ये स्पष्ट है कि जो अभी 20-25 साल के यूथ वहां पर हैं, 20-25 साल के यूथ हैं, वो एलियनेटेड यूथ हैं। सिंपली देखिए इन वर्ड्स से काम चलेगा नहीं कि आप बार बार वही वर्ड्स कहोगे, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, कि हम 370 के लिए कमिटेड हैं, ओस्पा हम हटा देंगे। ये सब काम से बातों से काम चलना नहीं चलेगा, अभी नहीं काम चलेगा। अभी आप इस तरह की बातें करोगे कि हम राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्किंग ग्रुप मेंटेन करेंगे, इन लोकुटर्स की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। इन लोकुटर्स आपने 2010 में भी किए थे, कोई तो रिजल्ट आपका निकला नहीं, ना ही आपने उस इंटरलोकुटर्स की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया। देखिए अभी के जो प्रोटेस्ट है उसमें सेपरेटिस्ट की रेलेवेंस भी कम है। तो अब अगर गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट से बात करना स्टार्ट कर दे तो भी एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस बात का। ये लड़ाई जो है वो है कश्मीर के यूथ पर कब्जे की, जो एक आइडियोलॉजी है, आप इसे किसी भी तरह की आइडियोलॉजी कह सकते हैं। इस आइडियोलॉजी ने कश्मीर के जो यूथ है उनके माइंड पर कब्जा कर लिया है। तो हमें भी उनके माइंड पर कब्जा करना पड़ेगा, उनकी एलियनेशन को दूर करना पड़ेगा। देखिए अगर 10-12 साल का लड़का बिना किसी के चीज के एक बाहर निकलकर अगर आर्मी पर पत्थर फेंकने को तैयार है, मरने को भी तैयार है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो दिक्कत जरूर है। तो डेफिनेटली एक फोर्सेस ने, आइडियोलॉजी ने उनके दिमाग पर कब्जा किया हुआ है। और जितना जल्दी हम इस बात को समझ ले उतना जल्दी अच्छा है, ताकि देर ना हो जाए। अभी भी वक्त है, हम इस तरफ कदम उठाएं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली है नहीं, तो इसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी सोशल साइंटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, स्ट्रेटेजिस्ट, थिंकर्स की, कि वो फ्रेश आइडियाज लाएं, कुछ नया सोचें कि कैसे इस कश्मीर के यूथ की एलियनेशन को दूर किया जा सकता है। इवन आप लोग भी जो एस्पायरेंट्स हैं वो भी किसी सोशल स्ट्रेटेजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से कम नहीं है। आप भी बताइए, आप भी कुछ फ्रेश आइडियाज दीजिए कि किस तरह से इस कश्मीर की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। पेपर 3 के लिए जो कश्मीर की प्रॉब्लम है उसके लिए रेलेवेंस है इसकी, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सिक्योरिटी इश्यूज में इसका। तो आप बताइए क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक का एनपीएस यानी बैंक बैड लोन्स। देखिए बैंक का काम क्या होता है, बेसिक से शुरुआत करेंगे तो बैंक का काम होता है एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का, यानी हम छोटे मोटे लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। तो बैंक उस छोटे मोटे जो हमारे घर जो पैसे जमा कराए हुए हैं बहुत सारे लोगों से, वो आगे लोन के फॉर्म में दे देता है जिसको जितनी जरूरत होती है, और बीच में बैंक अपना कमीशन खाता है। तो इस तरह से एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का काम किया जाता है कि जिसको पैसे की अभी जरूरत नहीं है वो बैंक में जमा करा दे, उसको पैसा मिलेगा और बैंक उस पैसे को किसी और बंदे को दे देगा या बिजनेस स्थापित करने के लिए दे देगा ताकि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया जा सके।
लेकिन कई बार होता ये है कि वो लोन वापस नहीं आता, यानी बैंक ने जो लोन दिया वो वापस नहीं आता। अगर कोई 10-12 हजार रुपए खा जाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माल्या टाइप जो लोग हैं वो इतने बड़े बड़े पैसा खाकर भाग जाते हैं और फिर वो एनपीए का रूप धारण कर लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी बैंक ने लोन दिया तो इसलिए था कि बैंक को इससे फायदा होगा, लेकिन हो गया वो कुछ भी नहीं, यानी ऐसी एसेट जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये होती क्या है, देखिए दिया गया लोन जो एक तय सीमा के अंदर वापस ना मिले या फिर इवन किस्त भी वापस ना आए तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। अब माल्या टाइप जो लोग होते हैं, बैंकों का पास पैसा खाकर भाग गए जो, अब देखिए वही पैसा अब अगर जनता को दिया जाता, यानी अगर किसी और बंदे को दिया जाता, आप और मेरे जैसे लोगों को दिया जाता, तो हम भी कोचिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते। ये तो कहने की बात है, यानी और ज्यादा स्टार्टअप्स स्टैब्लिश किए जा सकते थे। अगर जितने ज्यादा स्टार्टअप्स स्टैब्लिश किए जाते तो उतनी ज्यादा ग्रोथ हमारे देश में आती, उतनी ज्यादा जीडीपी हमारे देश की बढ़ती। तो देखिए होता क्या है, बैंक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों होती है, इसके भी पीछे काफी सारे रीजंस है, वो इस टॉपिक में नहीं दिए, मैं आपको वैसे ही 3-4 बता देता हूँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है बहुत ज्यादा, यानी पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आप इस कंपनी को लोन दीजिए, तो बैंक्स को धक्के से लोन देना पड़ता है। इवन कई बार बैंक के जो हायर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो करप्शन करते हैं, ब्राइबरी लेकर लोन दे देते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को। अगर लोन नहीं देते हैं तो भी गवर्नमेंट कहती है कि आप लोन देते नहीं हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, देश की ग्रोथ कैसे आएगी, तो भी उन पर प्रेशर रहता है लोन देने के लिए। कई बार है ही उनमें इनकम्पिटेंसी, उनको पता ही नहीं लगता कि किसको लोन देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। वो किसी कंपनी का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखते ही नहीं, यानी उसके बिजनेस के मॉडल को अच्छे से पढ़ते ही नहीं। तो इस लोन को लेने के लिए बैंक क्या क्या कदम उठाती है वापस लेने के लिए, तो इस लोन को वापस लेने के लिए बैंक 4-5 मेन कदम उठाती है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कदम है। सबसे पहले तो इनका कदम ये होता है कि प्रॉपर्टी बेच दो, यानी माल्या ने लोन वापस नहीं दिया, किंगफिशर के जो प्लेन खाली पड़े हैं बेकार में पड़े हैं वो बेच दो, और किंगफिशर का हेडक्वार्टर बेच दो, बिल्डिंग बेच दो और अपना लोन वापस ले लो। तो इससे तो बैंक को लॉस होगा क्योंकि डिस्काउंट पर बेचना पड़ेगा और पूरा पैसा मिलेगा नहीं। तो दूसरा ये क्या करते हैं, एक टर्म होती है एसडीआर, यानी स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो कि देखिए माल्या जैसी कंपनी ने जो लोन लिया अगर वापस नहीं कर दे पा रहे हैं, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक उनकी कंपनीज में एक हिस्सेदारी ले लेगी, यानी 100% अगर जो कंपनी की हिस्सेदारी है, अगर वो लोन वापस नहीं दे रहे हैं तो जितना उनकी इन्वेस्टमेंट है बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कि भैया उसी हिसाब से 50% अब आपकी कंपनी के हम हिस्सेदार हैं। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, देखिए बैंक को तो एक्सपीरियंस होता नहीं, हिस्सेदारी तो मिल गई 50%, उनको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं कंपनी को चलाएंगे कैसे, तो ये भी दिक्कत है। तीसरा ये क्या कर सकते हैं, तीसरा ये कर सकते हैं कि लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। रिस्ट्रक्चर कैसे कर दिया जाए कि देखिए हम आपका थोड़ा बहुत लोन माफ कर देते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, कम से कम आप कुछ तो वापस कीजिए। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी लॉस हो जाए बैंक का। चौथा जो बैंक क्या करते हैं, बैंक करते हैं कि एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी एआरसी ये स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो इनके लोन खरीद लेगी और वही डिसाइड करेगी, यानी कम से कम ये जो लोन हैगा वो किसी और के पल्ले झाड़ देंगे, यानी अब हमारा काम खत्म, कोई दूसरी कंपनी को बेच देंगे। इससे क्या होगा, कम से कम लोन जो बैंक्स की बैलेंस शीट्स है उसमें से ये लोन चला जाएगा, यानी एनपीएस वहां से खत्म हो जाएगा। तो एक उनका इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी, ये अच्छा काम हो सकता है, यानी बाहर की कंपनीज को लगेगा कि ये बैंक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और कोई एनपीएस नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना, बस एक पल्ला झाड़ लिया बैंक ने। अब ये सारे प्रपोजल तो हैं, लेकिन कुछ साल पहले एक और प्रपोजल निकल कर आया जिसमें कि ये निकल कर आया कि आप एक सारे जो एनपीएस हैं, जो बैड लोन्स हैं, उसको निकाल के उसको सारा इकट्ठा करके एक बैड बैंक की इस्टेब्लिश कर दीजिए, यानी सारे बैंक लोन्स और एनपीएस को इकट्ठा करके एक जो हमारा बैड बैंक उसको इस्टेब्लिश कर दीजिए। बट देखिए इसमें चैलेंजेस भी काफी हैं। ये हमारे फोर्थ ऑप्शन से रिलेटेड है, जो हमने फोर्थ ऑप्शन जो डिस्कस किया था, यानी बैंक सारा का सारा अपना पल्ला झाड़कर सारा लोन एक दूसरी कंपनी को दे दे, उसी से रिलेटेड ही है। यानी कि सारे एनपीएस और बैलेंस जो है हमारे बैड लोन्स वो एक बैड बैंक में डाल दीजिए। वो बैड बैंक अभी निकालेगा वही एनपीएस जो है बैड लोन्स फंसे हुए दूसरी कंपनी से, वही पैसा इकट्ठा करेगा, वही जाके कहेगा कि माल्या जैसी कंपनी को ला बिला लोन दे। अब क्या है, इसमें भी चैलेंजेस हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। चैलेंजेस देखिए, उससे पहले ये है
इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा बैड बैंक का कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका फोकस अभी नए बिजनेस पर रहेगा, उनकी जो एनर्जी है वो पुराना लोन रिकवरी पर नहीं रहेगी, तो ये फायदा होगा। अब यही बैड बैंक डिसाइड करेगा कि कौन से लोन को रिस्ट्रक्चर करना है, कौन से को पैसा लिक्विडेट करना है, ये सब कुछ यही डिसाइड करेगा। और बैंक का फोकस होएगा सिर्फ नए बिजनेस पर यानी ग्रोथ लाने पर। अब क्वेश्चन जो उठता है वो, ये जो बैड बैंक स्टैब्लिश होंगे उनका मालिक कौन होगा? प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज? इनका मालिक होगा अगर प्राइवेट होती है तो उसमें अलग तरह के इश्यू है। देखिए ऐसा तो है नहीं। अब एसबीआई के पास में, एसबीआई के अगर मान लो एग्जांपल देता हूं, 10,000 करोड़ रुके हुए हैं एसबीआई के, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो ये 10,000 करोड़ है वो फ्री में बैड बैंक को दे देंगी। तो बैड बैंक को कुछ तो होगा, यानी उसके 10,000 करोड़ रुके हुए हैं, तो बैड बैंक को बोलेगी कि देखिए हमारे तो 10,000 करोड़ रुके हुए हैं, अगर आप हमें 8,000 करोड़ दे दें तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अब कैसे भी वो पैसा माल्या जैसी कंपनी से निकालें, बस हमें 8,000 करोड़ दे दीजिए। तो एसबीआई को फायदा ये होगा कम से कम 8,000 करोड़ तो आए उनके पास में। अब वो अपनी एनर्जी यही 8,000 करोड़ अब नए बिजनेसेस पे लगाएंगी। यानी अब काम हो गया इनका, बैड बैंक्स का, कि वो 10,000 करोड़ निकालें और ये 2,000 करोड़ बीच में कमीशन खा जाए, या जितने भी निकलते हैं 9,000 निकलते हैं तो बीच में 1,000 करोड़ कमीशन खा जाए। अब फ्री में थोड़ी देंगे ये बैड बैंक को, कुछ तो लेंगे ना एसबीआई वाले। तो अगर ये इनका मालिक गवर्नमेंट होगी, अगर पब्लिक इनका मार्केट होगी यानी गवर्नमेंट अगर इनका मालिक होगी, तो इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा कैसे कि बैड बैंक का स्टैब्लिश किया जा सके, यानी एसबीआई के जो बेकार के लोन है उनको खरीदा जा सके। और एनपीएस का देखिए साइज इतना बड़ा है, ना तो गवर्नमेंट के पास इनको मैनेज करने की हिम्मत है। तो गवर्नमेंट की जो अप्रोच होती है वो एक जर्नलिस्ट की अप्रोच होती है, तो एक स्पेशलिस्ट वो टेक्निक्स अपनाते नहीं है। तो दूसरी बात आती है, अगर ये बैड बैंक्स के मालिक प्राइवेट कंपनीज होंगी तो प्राइवेट कंपनीज तो इतने बड़े लोन जो होंगे वो तो या तो सोवरेन वेल्थ फंड खरीद सकते हैं या फिर पेंशन फंड खरीद सकते हैं, और तो इतनी बड़ी औकात किसी कंपनी की होती नहीं कि वो इतने बड़े बैड एनपीएस हैं, बैड लोन्स हैं, वो खरीद सकें। तो देखिए प्राइस की भी दिक्कत आएगी, यानी जो एसबीआई जिस टर्म्स पे ये बैड लोन्स बेचेगा प्राइवेट कंपनीज को तो उस पर भी एक विवाद खड़ा होगा। अगर इन्होंने कम दाम पे बेच दिया, यानी 10,000 करोड़ का जो है लोन बैड लोन है, एनपीएस नहीं आ पा रहा है, अगर इन्होंने यही बैड लोन प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया कितने में, भाई हमें तो आप 5,000 करोड़ दे दीजिए और बाकी आप देख लीजिए, आपको जितना भी मिल पाता है। अगर तो फिर दोबारा इन पर रोक लगने की आपने करप्शन कर लिया, आपने पैसों का नुकसान कर दिया, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। देखिए जो हमारे जो एनपीएस होते हैं, जो एनपीएस क्यों होते हैं, कई तो जेन्युइन एनपीएस होते हैं, मतलब वास्तव में दिखते होते हैं। कई बार जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है ना फंस जाते हैं, लैंड एक्विजिशन में प्रोजेक्ट फंस गया या फिर इन्वायरमेंटल की क्लियरेंस नहीं मिली, तो ये प्रोजेक्ट रियल में जेन्युइन फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं। अगर इनको दोबारा से थोड़ा और ज्यादा पैसा मिले या फिर थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सके तो एक डेफिनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी और लॉस कम ही होगा, हमारे देश की ग्रोथ के लिए सहायक होंगे। लेकिन इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स है, एक टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, यानी एक पूरी की प्रोसेस बैड बैंक्स की है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक तो ये निकल के आता है कि एक छोटे स्मॉल पीएसबी से, पब्लिक सेक्टर बैंक से इसकी शुरुआत की जाए, यानी गवर्नमेंट पहले छोटे छोटे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इनके बैड लोन्स को खरीद लीजिए और एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो बाद में बड़े बैंक्स में भी ये किया जा सकता है। और दूसरी क्या सोल्यूशन इसके हो सकते हैं? दूसरे सोल्यूशन तो ये हो सकते हैं गवर्नमेंट कैपिटल इन्फ्यूज करे और एनपीओज को खत्म करने के लिए सहायता करे। और दूसरा एक सोल्यूशन ये हो सकता है इसका कि पार्लियामेंट के एक्ट से एक लोन रेजुलेशन अथॉरिटी की स्थापना की जाए। ये लोन रेजुलेशन अथॉरिटी क्या करेगी? यही डिसाइड करेगी। देखिए अभी बैंक्स को क्या लगता है, डर लगता है, अभी ऑलरेडी उनके इतने एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, तो बैंकों को क्या लगता है, डर लगता है कि अगर और ज्यादा लोन दिए तो हमारा नाम आ जाएगा कल को। एक तो इसी डर से एक ना पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है, वो और ज्यादा लोन दे ही नहीं रहे। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन नहीं मिलेंगे तो वो बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तो जो हमारे देश की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है यहाँ पर। वैसे तो इसके देखिए और बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, अकेला बैड बैंक एस्टैब्लिश करने से काम चलेगा नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर 3 के लिए, इसकी रेलेवेंस है। तो क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट आर द बैड बैंक्स एंड हाउ दे कैन बी हेल्पफुल, यानी बैड बैंक्स हैं क्या और ये कैसे सहायक हो सकते हैं एनपीएस को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खत्म करने में। तो ये है, देखिए वही प्रॉब्लम है। आज इतना ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे,
इंडियन एक्सप्रेस का नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम है मेनली। 12 दिसंबर से बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इवन जो हमारी जो एडिटोरियल डिस्कस करने की जो सीरीज है, इनमें ब्रेक भी लेना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। आप एक एस्पायरेंट है, आप भी प्रॉब्लम समझते हैं, तो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कस।